नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। 2015 का बिहार का चुनाव था, विधानसभा चुनाव। फिर बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां जोरों पर हैं। मौसम गर्म है बिहार में। 2015 के चुनाव में याद करिए, मोहन भागवत ने एक बड़ी गलती की थी। आरक्षण पर एक बयान दिया और लालू यादव उस समय सेहतमंद थे। उस बयान को लालू यादव ने पकड़ लिया। बिहार में भाजपा की दुर्गति हो गई थी। भागवत से कई गुना बड़ी गलती नरेंद्र मोदी ने बिहार चुनाव के बीच ही कर दी है। भागवत की उस गलती से कई गुना बड़ी गलती, और मैं ये मानूं सबसे बड़ी गलती। और बिहार चुनाव नहीं, अगर इस गलती को इस देश के बहुजन ने, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, आदिवासी, सबने समझ लिया और उन तक अगर बिल्कुल जो जिस दशा में है बिल्कुल हूबहू चला गया बिना मैनिपुलेशन के, तो एक भी चुनाव नहीं इसके बाद जीत सकती है भाजपा। अब वो एसआईआर, ज्ञानेश कुमार और इन दोनों का संयुक्त रूप से चमत्कार, इसको हटा दिया जाए तो नहीं जीत पाएगी। ये गलती मैं आपको बताऊं, बिहार चुनाव के बीच ही मोदी जी मनुस्मृति लागू करते पकड़े गए हैं। और पूरी जिम्मेदारी से फिर रिपीट कर दूं, मनुस्मृति लागू करते पकड़े गए हैं और राहुल की टीम ने पकड़ा है, सामने ले आया है पूरा सच। इस चर्चा में भाऊ का साथ होगा। लाइए भाऊ को फटाफट फिर आगे दिखाएं। स्वागत है भाऊ, जरा खबर दिखा दें। लाइए भैया, खबर दिखाइए। मनुस्मृति से प्रेरणा लेकर मजदूरों के लिए नियम बना रही है केंद्र सरकार। सोचिए, मनुस्मृति की से प्रेरणा लेकर के, अरे पूरी दुनिया में औद्योगिक क्रांतियां बहुत सारे देशों में, यूरोप से लेके रूस और रूस से लेके चीन, अमेरिका में हुई। वहां के लेबर लॉज को देख लिया होता। मनुस्मृति से शोषण के सिद्धांत लाएंगे। मोदी सरकार की लेबर पॉलिसी के ड्राफ्ट में मनुस्मृति के जिक्र पर बवाल। कांग्रेस बोली आरएसएस यही चाहता है। बोले न बोले, चाहता तो यही है आरएसएस। आगे बढ़ाइए फटाफट, चलिए आगे बढ़ाइए। ये देखिए आप, ये उसी लेबर लॉ का जो है वो हिस्सा है 3.1, लेबर एज ए सेक्रेड ड्यूटी एंड सोशल वैल्यू। ये पूरा आप पढ़ लीजिए गौर से। इसमें ये नीचे देखिए, सेकंड पैरा पे आइए, ऊपर बताया गया है अपना पूरी भूमिका। नीचे सेकंड पैरा में देखिए, एंशियंट टेक्स्ट सच एज द मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, शुक्र नीति एंड अर्थशास्त्र articulated this ethos through the concept of राजधर्म। ये राजधर्म, लोक धर्म जहां होना चाहिए, लोकतंत्र में राजधर्म की बात कर रहे हैं। और emphasizing the sovereign's duty to ensure justice, fair wages and the protection of workers from exploitation। राजशाही का जो एक्सप्लॉइट, मतलब राजशाही से प्रेरणा लेकर के लोकशाही में एक्सप्लॉइटेशन लेबर्स का रोकने की पॉलिसी बन रही है। अद्भुत है ये चमत्कार, सिर्फ यही कर सकते हैं भाजपाई और संघी। आगे चलिए, आगे चलिए। ये देखिए, ये कांग्रेस ने इसको पकड़ा। मोदी गवर्नमेंट रिटर्निंग टू प्रिंसिपल्स ऑफ मनुस्मृति इन न्यू श्रम शक्ति पॉलिसी। कांग्रेस कांग्रेस ने इसको कहा कि मोदी गवर्नमेंट फिर से मनुस्मृति के सिद्धांतों को ला रही है न्यू श्रम शक्ति पॉलिसी में। नई श्रम शक्ति जो पॉलिसी है, नीति है, उसमें दोबारा लेकर के आ रही है। द कांग्रेस ऑन Wednesday accused the Modi government of returning to the principles of Manusmriti by coming out with a new draft Shram Shakti policy released earlier this month, which claims Manusmriti embeds the moral basis of labor governance within the civilizational fabric। हटा दीजिए। ये है किस्सा मनुस्मृति का।
पहले भाव से एक सवाल लेंगे, भाव से समझेंगे जरा मनुस्मृति को, फिर मैं आपको मनुस्मृति के भीतर भाव बताएंगे, उसके बाद हम आपको दिखाएंगे स्क्रीन पर मनुस्मृति में श्रमिकों को लेकर के क्या भाव है। और सिर्फ मनु नहीं, याज्ञवल्क की इस स्मृति की बात है, नारद स्मृति की बात है, उस पर भी जाएंगे, सब बताएंगे। ये वही मनुस्मृति है जिसमें नारी जब पैदा होती है बेटी तो बाप की उंगली पकड़े, जब शादी हो जाए तो पति के पीछे चले, और जब बुजुर्ग हो जाए, बूढ़ी हो जाए तो बेटे के पीछे चले, जीवन में कभी आगे और बराबरी पे न चले, वही वाली मनुस्मृति है ये। भाऊ, ये बड़ा गलत टाइमिंग मुझे तो लग रहा है, अब अपोजिशन पर निर्भर है, क्योंकि उस समय तो लालू यादव थे, 15 में लालू यादव थे, 25 में लालू नहीं है, तो कई बार डाउट होता है बाकियों की क्षमता पर, लेकिन ये बहुत बड़ा सेल्फ गोल हो सकता है। थोड़ा पीछे चलते हैं आशीष, मैं आपको बार बार कह रहा था, ये जो 370 पार 400 पार का जो 2024 में नारा दिया था, वो शुद्ध रूप से मनुस्मृति लाने के लिए था, और ये बोला तक था लोगों ने कि हमको संविधान बदलना है। संविधान बदलने के मायने क्या है, आपको इस संविधान से परेशानी क्या है? ये वही सोच है जो अंबेडकर के संविधान लागू करने पे अंबेडकर का विरोध किया था, संविधान का विरोध किया था। मनुस्मृति होते हुए संविधान की क्या जरूरत है, ये बात की गई थी। अंबेडकर जी को मनुस्मृति जलानी पड़ी। जिस भीमराव अंबेडकर जो इस देश के समस्त देशवासियों को अधिकार देने वाला एक दाता है, उसने मनुस्मृति जलाई। आज ये मनुस्मृति यदि वापस आती है तो ये अंबेडकर जी को सबसे बड़ी गाली है। आज सबसे बड़ी, संविधान को सबसे बड़ी गाली है, क्योंकि संविधान और मनुस्मृति ये पोल अपार्ट है, ये दोनों विरोधाभासी हैं। अब हम बार बार कह रहे थे बैसाखियों पे सरकार है, लेकिन लाचार बैसाखियों ने सरकार को पूरा खुला खेल कर दिया। तो आप बार बार एक शब्द यूज करते हैं, ढिठाई। ये ढिठाई का चरम बिंदु है। अभी तक संविधान की शपथ लेके मनुस्मृति लागू करवाने का प्रयास कर रहे थे, अब तो मनुस्मृति का नाम लेके लागू कर रहे हैं। हाँ। जाओ, जो उखाड़ना है उखाड़ लो, तुम्हारे बाप का डर नहीं हमको। अब तो मनुस्मृति लेके आएंगे। मनुस्मृति लेबर के लिए क्या कहती है आशीष? मनुस्मृति तो लेबर डिवीजन, मैं उससे भी आगे जाके कहूंगा। मैं संस्कृत का पंडित नहीं हूं, जितना ट्रांसलेटेड मटेरियल है वही पढ़ता हूं, लेकिन कई संस्कृत के प्रागाध पंडित से संपर्क भी है, क्योंकि हम लोग जो भाषा नहीं समझते उनसे हम प्रयास करते हैं कि ओरिजिनल कहीं ट्रांसलेशन में गड़बड़ नहीं हो हमारे पढ़ने में, तो कोई डाउट है तो उनसे पूछते हैं। मेरे स्वर्गवासी ससुर खुद संस्कृत के प्रगाढ़ पंडित थे। मनुस्मृति ये वैदिक धर्म पे गाली है। वैदिक परंपरा या वैदिक जो सनातनी धर्म था, 4 वेदों के बाद जो आया, उसमें कुछ लोगों को बहुत परेशानी थी, जैसे संविधान से है, तो उन्होंने मनुस्मृति गढ़ा, जिसमें महिलाओं को इज्जत नहीं, महिलाओं को अधिकार नहीं, शूद्रों को अधिकार नहीं, और वर्ण व्यवस्था के साथ सामाजिक व्यवस्था, ये मनुस्मृति का बेस है। जबकि वैदिक कल्चर में वर्ण व्यवस्था है ही नहीं। हाँ, नहीं है। तो इस देश की जो धरोहर है वो वैदिक कल्चर है। इसी वैदिक कल्चर का निचोड़ था कि शिकागो में विवेकानंद जी ने कहा था, माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, और लोगों ने खड़े होकर तालियों के गड़गड़ाहट से बता दिया था कि विश्व गुरु कोई आया है आज विश्व के पटल पर। वो यौगिक है। मनुस्मृति भाई और बहनों नहीं कहती, माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स कहने की अनुमति नहीं देता। उस मनुस्मृति को उल्लेखित करते हुए यदि इस देश में श्रम
की जो नीति है वो बन रही है या लेबर पॉलिसी बन रही है, तो आप मान लीजिए ये मनुस्मृति का पहला कदम है भारतीय संविधान के सीने पे। बड़ा आर्टिकुलेट करके लिखा है कि मनुस्मृति ये बताती है कि लेबर के साथ न्याय होना चाहिए, उसको यथोचित सम्मान मिलना चाहिए, उसको यथोचित उसको उसके काम की इज्जत होनी चाहिए, और वो जो काम करता है वो धर्म का काम है, ये उसमें लिखा है। इट्स अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो शूद्रों को सवर्णों की सेवा करना ये उसका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। याद होगा आपको, कुछ याद होगा चंद महीने पहले जो हमारे एक कुपड़ मुख्यमंत्री है आसाम के, अपने आप को हिंदू ध्वजवाक कहते हैं, उन्होंने एक संस्कृत गीता का श्लोक ट्वीट किया था। उस ट्वीट का भावार्थ लिखा था कि शूद्रों की ड्यूटी है कि वो तीनों जो सवर्ण है उनकी सेवा में जीवन अपना लगा दे। बाद में जब शायद न्यूज लॉन्चर पे जब ये उठा था ये इशू और पूरे देश में हंगामा हो गया, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, ये गलत ट्रांसलेशन हो गया, हमारी ऐसी मनीषा नहीं थी। गलत ट्रांसलेशन नहीं था, वो एक टीजर था, टेस्टिंग पॉइंट था, क्या बवाल होता है। आज मनुस्मृति लाकर आई वॉश करके लोगों के आंख में धूल झोंक कर यह बताने का प्रयास किया जा रहा है कि मनुस्मृति ही लेबर को उचित न्याय देती है और उसी उसका मूल्य देती है। लेकिन अगली लाइन ही पहले दो लाइन को काट देती है कि लेबर ये सामाजिक दायित्व है, ये धर्म है। जब आप धर्म पे आते हो तो फिर वर्ण व्यवस्था के तहत लेबर भी डिफाइंड है। यदि आप मनुस्मृति आपके पास कुछ हो, क्योंकि मेरे पास अंग्रेजी में है, आपने शायद हिंदी में निकाला है, तो हाँ थोड़ा उसको दिखा दीजिए, उसका दिखा दीजिए। मनुस्मृति क्या है ये जरा जनता को भी समझ में आना चाहिए कि हम यूं ही हम अंबेडकर जी के भक्त नहीं हैं, यूं ही हम संविधान के प्रति अपनी जीवन समर्पित कर नहीं रहे हैं, उसके पीछे कुछ कारण है। जरा झलक दिखाइए मनुस्मृति की। लाइए भैया, शुरू करवाइए। एआई पर अगर आप जाएंगे, हम कई मतलब अलग अलग स्रोत दिखा रहे हैं आपको, ताकि आप जिस पर चाहे यकीन करना उस पर करें, और पूरा कहीं हमने मैनिपुलेशन नहीं किया, जो लिखा है वो। मनुस्मृति में मजदूरों की स्थिति को जाति आधारित और सामाजिक व्यवस्था का हिस्सा माना गया है, जहां उन्हें शूद्र वर्ण के अंतर्गत रखा गया है, जिनके कर्तव्य मुख्य रूप से ब्राह्मणों की सेवा करना था। इस ग्रंथ के अनुसार मजदूरों को उनके स्वामी के प्रति वफादार रहना चाहिए था, और यह स्वाभाविक रूप से उनकी पहचान का हिस्सा था। हालांकि कुछ अन्य ग्रंथों जैसे मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, शुक्र नीति और अर्थशास्त्र, बिल्कुल देखिए वही हैं जो इसमें आए हैं, और अर्थशास्त्र में श्रमिकों के कुछ अधिकारों का उल्लेख भी मिलता है। मतलब शोषण के सिद्धांतों के साथ साथ कि भाई दिन भर तुम्हारा खून चूसेंगे, हाँ, लेकिन रोटी 2 देनी पड़ेगी भाई, इतना दिन भर खून चूसोगे 2 रोटी तो देनी पड़ेगी, वो है। अधिकारों का उल्लेख है, जैसे कि राजा का कर्तव्य है, ये देखिए वो भी है साफ साफ लिखा, जैसे कि राजा का कर्तव्य है वह मजदूरों के हितों की रक्षा करे, यानी यह भाव भी लाओ कि मोदी राजा है, उन्हें उचित मजदूरी दे, साथ ही उनका शोषण से बचाव करे। ऊपर चलिए, मजदूरों की स्थिति जाति व्यवस्था के अनुसार अगर देखेंगे, मजदूर मनुस्मृति में मजदूरों को शूद्र वर्ण में शामिल किया गया, जिनका मुख्य काम अन्य वर्णों की सेवा। अनुवांशिक दासता, इसके अनुसार शूद्रों की दासता उनके स्वभाव में जन्मजात थी, और वे अपने स्वामी द्वारा मुक्त किए जाने पर भी दासता से मुक्त नहीं होते थे। शोषण और न्यूनतम भुगतान, मनुस्मृति में मजदूरों को उनके काम के बदले न्यूनतम भुगतान मिलता था, जो अधिकतर वस्तुओं के रूप में होता था, न कि पैसे के रूप में। ये एआई है। अब आगे चलिए, जरा नेक्स्ट लाइए, एआई के आगे वाला देखिए। एआई हालांकि आजकल तो सब कुछ इंफॉर्मेशन यही दे रहा है एआई के दौर में, मोदी जी भी आई इसको बोलते हैं, तो आई ने हम जो बताया वो। अब आगे देखिए इसमें क्या है, इसमें लिखा गया है, ये श्लोक एक है पूरा, और इस श्लोक के मुताबिक जो आपके सामने टेक्स्ट है, मैं उस टेक्स्ट को पढ़ देता हूं, थोड़ा छोटा छोटा फॉन्ट है। मनुस्मृति में मजदूरों की स्थिति
ये है, यह मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद है। अंग्रेजी अनुवाद को हमने हिंदी में ट्रांसलेट किया। अंग्रेजी अनुवाद है जो संस्कृत श्लोकों का एक संग्रह है जो धर्म से संबंधित है। इसमें विभिन्न विषयों पर चर्चा की जाएगी, लेकिन श्रृंखला के इस खंड में 12 प्रवचन यानी अध्याय शामिल है। मेघा तिथि द्वारा इस ग्रंथ पर की गई टिप्पणी विभिन्न विषयों की विस्तृत व्याख्या करती है। मेघा तिथि ने टीका लिखा है। टीका जानते होंगे बहुत सारे लोग, गीता पर टीका, वही टीका ही पढ़ करके, टीका मतलब व्याख्या होती है उसमें। श्लोक 8.215 मतलब 8वें अध्याय 215वां श्लोक होगा ये। मजदूरी का भुगतान न करना संस्कृत का श्लोक है। संस्कृत हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है पढ़ेंगे तो ढंग से उतना नहीं पढ़ेंगे, इसलिए इसका अनुवाद नीचे में पढ़ देता हूं। यदि कोई मजदूर बिना बीमार हुए अहंकार के कारण नियत कार्य नहीं करता है तो उस पर 8 कृष्णल का जुर्माना लगाया जाना चाहिए। उसे उसकी मजदूरी नहीं मिलनी चाहिए। ये इस उसमें श्लोक में, हम श्लोक आपको दिखा रहे हैं, हम कुछ इधर उधर हवाई फायरिंग तो करने का आदत नहीं है, बिल्कुल टारगेट पर ही फायर होगा। ये श्लोक में है कि 8 कृष्णल, 8 कृष्णल मतलब क्या है कि जो उस सोना चांदी तांबा, जो मुद्राएं पहले ऐसे ही थी, गवर्नर तो थे नहीं रिजर्व बैंक के कि दस्तखत करके अदा करता हूं, कर दिया 100 रुपए धारक को। तो सोना चांदी तांबा का जो मुद्राएं होती थी वही थी जिनको उस समय कहा गया है कृष्णल, 8 कृष्णल। और आगे दिखाइए जरा, नेक्स्ट लाइए। मेघा तिथि का जो भाष्य है वो भाष्य भी हम आपको बता दें बिल्कुल पढ़ करके। ये देखिए, यहां मजदूर से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो किसी निश्चित कार्य को निश्चित मजदूरी पर करता है, अर्थात वह व्यक्ति जो किसी निश्चित सेवा के लिए नियुक्त किया गया है और जिसने उसे निश्चित समय के भीतर पूरा करने का वचन दिया है। यदि उसे 5 रुपए, उदाहरण के तौर पर एग्जाम्पल 5 रुपए दिए जाते हैं और यदि ऐसा व्यक्ति कार्य पूरा नहीं करता तो उस पर कार्य की प्रकृति और अन्य परिस्थितियों के अनुसार 8 कृष्णल सोने चांदी या तांबे का जो भी मुद्रा हो वो जुर्माना लगाया जाना चाहिए और उसे उक्त रुपए जो उसकी मजदूरी के रूप में निश्चित किए गए थे नहीं मिलने चाहिए। यानी मजदूरी भी अगर 5 रुपया है तो मजदूरी भी नहीं मिलेगी और 5 रुपया मजदूरी पाएगा, 8 रुपया उस पर जुर्माना लगेगा, मजदूरी काट के जुर्माना लगेगा। ये सिद्धांत लाया जाएगा लेबर पॉलिसी में। अब मैं इतने पे नहीं भाऊ, अब थोड़ा सा बता दूं, जब याज्ञवल्क्य वगैरह सबकी चर्चा है तो याज्ञवल्क्य लिखते हैं, याज्ञवल्क्य की स्मृति में, यदि कोई कर्मचारी अपनी मजदूरी प्राप्त करने के बाद अपना काम छोड़ देता है तो उसे प्राप्त राशि का 2 गुना वापस करना होता है। यदि वह मजदूरी प्राप्त करने से पहले काम छोड़ देता है तो नियोक्ता को निर्धारित मजदूरी राशि का भुगतान करना चाहिए, लेकिन श्रमिकों को अपने उपकरण रखने की अनुमति दी जा सकती है। मतलब उसके औजार रख लिया, उसका औजार रख लिया, बढ़ई का रंदा, बसुली सब रख लो, दे दिया। ये दुबई में पासपोर्ट रखवा जाते हैं वैसे। हाँ, तो ये जो है इसमें याज्ञवल्क्य में लिखा है। आगे है कि राजा को रक्षा करनी चाहिए उसके अधिकार की। नारद में लिखा है किराए पर लिए गए, 5वें अध्याय 22वां श्लोक, किराए पर लिए गए नौकर 3 प्रकार के होते हैं, उच्चतम, मध्यतम और निम्नतम। मतलब इसमें भी बांट दिया। उनके श्रम के लिए देय मजदूरी उनके कौशल सेवाओं के मूल्य के अनुपात में तय की जाती है। ये उसके बाद बहुत सारा है। बृहस्पति ने लिखा है कि नौकर एक अनाज का हिस्सा देना चाहिए नौकर को। कुल मिलाकर के इसमें एक ही भाव है, बाकी कुछ नहीं है। एक ही भाव है इस लेबर लॉ से कि मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य और नारद स्मृति, इसका हवाला दे करके मोदी को राजा होने का बोध करवाया जा सकता है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। नहीं, और सारे लेबर शूद्र हो गए, शूद्र हो गए सब। तो राजा को उनको 2 टाइम की रोटी देनी है। राजा तो 81 करोड़ लोगों को अनाज दे ही रहा है 5 किलो, और उसके एवज में उसको काम करना होगा।
अब लोग कहते होंगे कि भाई देश में बेरोजगारी है, ये तो कहेंगे बेरोजगारी कहाँ है, मैं तो 81 लोगों को लिए रोजगार दे रहा हूं, 2 टाइम की रोटी खाने का। राजा अपना कर्तव्य पूरा कर रहा है। यही मनुस्मृति का जो बेस है, जो संविधान को चिथड़ी उड़ा देता है कि लेबर को शूद्र कहा गया है और उसे सवर्णों की सेवा करनी होगी, ये उसका धर्म है। अब आप खेती में काम करके सवर्णों को 2 टाइम की रोटी खिलाओ, आप गाड़ी मैकेनिक होके राजा की गाड़ी चलाओ, आप पत्रकार करके देश की सेवा करो नहीं, आप राजा की सेवा करो, आप शूद्र है। और शूद्रों के अधिकार क्या होते हैं? मनुस्मृति में यदि लेबर को शूद्र बोला गया तो शूद्र के अधिकार क्या है? शूद्रों के अधिकार नहीं, वो सवर्णों के अधीन है। राजा सवर्ण उसकी राजा सवर्ण जो, तो वो वर्ण व्यवस्था में जो बोल रहे थे कि 3 जो सवर्ण है उनकी सेवा करेंगे, तो उसमें राजा भी आते हैं, वैश्य भी आते हैं, उसमें क्षत्रिय भी आते हैं, उसमें ब्राह्मण सबसे पहले है, सबसे ऊपर ब्राह्मण है। तो जिस ब्राह्मण परंपरा से संघ चल रहा है उसके लिए मनुस्मृति तो पूजनीय ग्रंथ है भाई। तो आज ये बिहार की जनता को समझ लेना चाहिए कि इस मनुस्मृति ने एंट्री कर ली है, इसीलिए आपके मताधिकार जो है उस पर डाका डाला जा रहा है, क्योंकि शूद्रों को मतदान का अधिकार कहां? मनुस्मृति कहां शूद्रों को अधिकार देता है मतदान का? और आपको यदि अधिकार है नहीं, वो आपका कर्म है, राजा को मतदान करना ये आपका कर्म है, तो मोदी को ही मतदान करना होगा। यदि आप नहीं करते तो आपको नहीं करने दिया जाएगा, फिर आप विदेशी हो गए, फिर आप मरे, जिंदा होते हुए भी मर गए। और किसी ने यदि मोदी जी की सेवा की होगी तो मरने के बाद भी वो मतदान करेगा, क्योंकि मतदान भी अब ये आपका अधिकार नहीं रहा। मतदान ये श्रमदान जैसा हो गया कि आप अपना कार्य करिए राजा के लिए, यह मनुस्मृति कहती है। इसीलिए ज्ञानेश कुमार मनुस्मृति लागू कर रहे हैं। ये बिहार को जनता को समझ लेना चाहिए। जो मनुस्मृति जो कहते हैं कि मैं सभी को, ये आज नीतीश कुमार को सवाल पूछना चाहिए, क्या श्रम नीति में मनुस्मृति ठीक है क्या? और नहीं है तो इसको लागू करने में तुम्हारी सरकार कैसी इन्वॉल्व है? क्योंकि ये सरकार यदि कह नहीं सकते आज नीतीश कुमार मेरी नहीं है, उनके बैसाखियों पे सरकार चल रही है। आज पासवान को पूछ लेना चाहिए, खुद को दलित का विक्टिम कार्ड खेलता है, लेकिन पूरे समाज को आप मनुस्मृति से चलाने के लिए बाध्य कर रहे हैं, तो क्या उस पाप के आप भागीदार नहीं हैं? किस अधिकार से वोट मांग रहे हैं आप इस संविधान के तहत, जब आप मनुस्मृति की पूजा करने के लिए बैठे हैं? आपको तो लोकतंत्र में हिस्सा ही लेना नहीं चाहिए, क्योंकि मनुस्मृति में तो लोकतंत्र है ही नहीं, वर्ण व्यवस्था है जहां ऑटोमेटिक राजा की सेवा करना सबका धर्म हो गया है। ये मनुस्मृति अब जो आप कहते हैं ढिठाई का उच्चांक है, बेशर्मी का उच्चांक है, निर्लज्जता का उच्चांक है, अब तो खुल के अरे क्या बोलते हो तुम, मनुस्मृति में लागू कर रहे हैं, बताओ क्या कर लोगे? ये लागू कर दो। लेबर से शुरू हुई और लेबर ही तो सब कुछ है आशीष, लेबर डिपार्टमेंट ही तो सब कुछ है, सब है वही सब। यदि लेबर में मनुस्मृति घुस गई तो बाकियों में तो हो ही गई। उसी हिसाब से पैसा आवंटित होगा, अर्थ मंत्रालय उसी हिसाब से चलेगा, उद्योग मंत्रालय उसी हिसाब से चलेगा, क्योंकि लेबर ही फैक्ट्री चलाते हैं, उद्योग चलाते हैं। तो आपने बेस में ही, इमारत के नींव में मनुस्मृति रख दी है। अब विपक्ष की जिम्मेदारी है, मुझे लगता है विपक्ष की, मैं कांग्रेस का रिएक्शन दिखा दूं, लेकिन रिएक्शन इतना नहीं होना चाहिए। खाली वो मुझे लालू यादव बार बार याद दिला रहा हूँ, 2015 लालू यादव जी से, बस खाली रिएक्शन जरा दिखाइए, कांग्रेस की प्रतिक्रिया दिखाइए। कांग्रेस ने ही इसको पकड़ तो लिया, लेकिन
अब आगे कहाँ ले जाएगी? इसके अलावा शुक्र नीति का उल्लेख करते हुए लिखा गया है कि किसी कर्मचारी को सुरक्षित और मानवीय माहौल प्रदान करना नियोक्ता का कर्तव्य है। हाँ, विपक्ष हमलावर हो गया है। कांग्रेस के कई नेताओं ने इस पर आपत्ति जताई है और कहा जाति भेद करने वाली मनुस्मृति का जिक्र करना गलत है। इससे पता चलता है कि इनके मूल्य क्या हैं और ये कैसा समाज बनाना चाहते हैं। जयराम रमेश ने हमला बोलते हुए कहा कि मनुस्मृति के सिद्धांतों की ओर यह वापसी आरएसएस की सबसे प्रिय परंपराओं के अनुरूप है। आखिरकार संविधान के अपनाए जाने के तुरंत बाद आरएसएस ने इस आधार पर संविधान पर हमला किया था कि भारतीय संविधान मनुस्मृति में निहित मनु के आदर्शों और मूल्यों से प्रेरणा नहीं लेता है। ये तो हमला तो कर दिया, लेकिन इस बात को लालू यादव जन जागरण, इसको जन जागरण, लालू जी ने रिजर्वेशन को लेकर 2015 में जन जागरण किया तो बीजेपी ओंधे मुंह पे गिर गई थी। हाँ। और प्रधानमंत्री का 1,000 करोड़ 10,000 करोड़ भी काम नहीं आया था, कुछ नहीं याद होगा आपको तब। क्योंकि ये आत्मसम्मान की बात है भाई। सैकड़ों साल, हजारों साल गुलामी में रहने के बाद यदि समाज ने खुली हवा में सांस ली है पिछड़ों ने, तो संविधान के बाद क्या 75 साल में आप इस संविधान को नष्ट कर दोगे? क्या 75 साल ही ब्रीदिंग पीरियड था पिछड़ों का इस देश में, और फिर से मनुस्मृति लागू करनी हो? ये शुरुआत है और इसका अंत भयावह है। शुरुआत में यदि इस फोड़े को फोड़ा नहीं गया तो ये नासूर बन के नष्ट करेगा शरीर को, और शरीर इस भारत माता का है और जिसकी आत्मा संविधान है, और उन्होंने सीधे आत्मा पे हमला किया है। ये एक एक घर तक जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए, और हम तो लाए हैं, आगे भी बताएंगे। और ये एक बात और, इन सनातनियों को समझने के लिए आपको एक बात समझना होगा, सनातन का मूल उद्गम तो वेद माना जाता है, मतलब सनातन तो वही है जिसका न आदि है न अंत है, लेकिन उसकी पाठशाला वेदों से शुरू होती है। कई बार हिंदू उसमें आप स्लोगन भी देखते होंगे, वेदों की ओर लौटो। तो वेद 4 वेद लिखे गए, वहीं से आरंभ हुआ। और वैदिक काल में मजदूर हो, महिला हो, सब बराबर थे। कोई अगड़ा, कोई पिछड़ा, कोई ब्राह्मण, कोई ठाकुर, कोई लाला, कोई जो है दलित, कोई पिछड़ा, कोई नहीं था। इसीलिए आशिष जी मैंने कहा कि वेद संस्कृति पे लप्पड़ है, वेद संस्कृति को गाली है मनुस्मृति। जितनी स्मृति में सब में बहुत सारी कमियां हैं। इसको व्याख्या करने के लिए आपको पहले अपना मन पवित्र करना पड़ेगा। वैदिक काल में, आज महिलाओं के बारे में मनुस्मृति क्या लिखता है? वैदिक काल में पुरुषों को महिलाएं बड़े गर्व से बात करते हैं, शास्त्रार्थ में पराजित करती थी। गार्गी, मैत्रेयी, घोषा, अपाला, लोपामुद्रा, विश्वम्भरा, ये इतने विदुषी थी कि बड़े बड़े विद्वान बैठते थे तो शास्त्रार्थ में हरा देते थे। 4 वेद लिखे गए, प्योरिटी। उसके बाद 12 उपनिषद लिखे गए। वो उपनिषद दर्शन है, वेदांत पढ़िए, वेदांत दर्शन है, फिलॉसफी में जब आपको फ्रायड और ये वो विदेश के फिलोसफर पढ़ते हैं आप, उसके साथ साथ जो भी फिलॉसफी के स्टूडेंट होंगे वो पढ़ते हैं, उनको जो है वेदांत पढ़ाया जाता है। उपनिषद, उसमें उपनिषदों बहुत, उपनिषद फिलॉसफी, दुनिया की फिलॉसफी में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। और फिर उपनिषदों पर उनकी व्याख्या हुई तो अरण्यक लिखे गए, अरण्यक। उसके बाद जब ये मैल आया तब ये सब आई, स्मृतियां वगैरह आई हैं। और इसी ये जो धर्म में हुआ, जो है कुठाराघात शुरू हुआ, गंदगी शुरू हुई, उसी के देन थे महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध, जिन्होंने नए धर्म का सूत्रपात किया था। सिर्फ इस वजह से सूत्रपात किया था। 6ठी सदी धार्मिक अशांति का काल लिखा जाता है। धार्मिक अशांति, राजनैतिक आर्थिक नहीं, धार्मिक अशांति का काल। क्योंकि इतना धार्मिक रूप से, इतनी ज्यादा कर्मकांड से लेकर और उथल पुथल हुआ कि उस समय महात्मा बुद्ध आए, बौद्ध धर्म का सूत्रपात हुआ, महावीर आए, जैन धर्म का सूत्रपात हुआ। खैर वो बहुत विषय ही अलग हो जाएगा। इसीलिए अम्बेडकर जी को फिर बौद्ध धर्म की तरफ मुड़ना पड़ा।
जाना पड़ा। क्योंकि जब जब आम्बेडकर जी को भी लगा, लोग आम्बेडकर जी को भी लगा कि मैंने संविधान लाने के बाद भी, मैंने लागू करवाने के बाद भी कई लोग ऐसे हैं जो आज भी वर्ण व्यवस्था को लागू करवाना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने बौद्ध धर्म स्थापित किया। 75 साल तक देश चला। 75 साल में मैं एक बात, कांग्रेस में कतई इमरजेंसी से लेके तमाम गलतियां की हो, लेकिन कांग्रेस ने कभी मनुस्मृति को नजदीक आने नहीं दिया। कांग्रेस ने न संविधान को लागू का बहुत प्रयास किया। हाँ, इंदिरा जी के समय आपातकाल लागू हुआ, मैं मानता हूं, लेकिन वो क्षणिक था, कुछ सालों के लिए था। या अघोषित आपातकाल 2010 से 12 साल से ये देश झेल रहा है, ठीक है। और अब ये पूर्ण रूप से आपातकालीन स्थिति में लेके जाने के लिए मनुस्मृति लाकर संविधान को नष्ट करने का एक षड्यंत्र है। इसकी शुरुआत हो गई है। यदि इस फोड़े को अभी ट्रीटमेंट नहीं किया तो ये नासुर बन जाएगा, मैं बार बार कहता हूं। इसलिए इस लेबर डिपार्टमेंट में घुसा हुआ मनुस्मृति यदि यहां से लताड़ करके बाहर नहीं निकाला गया तो ये कैंसर है, फैल जाएगा। इसलिए जन जागरण जरूरी है, घर घर जाके जन जागरण जरूरी है। ये सिर्फ दलितों का नहीं है, ये सवर्णों के लिए भी है, शिक्षा है, सभी के लिए है। क्योंकि वो समाज कोई नहीं चाहता जिस समाज में गुलाम हो। आज की सुनिए। जेन जी जो है, जनरेशन जेड, हाँ, वो तो बैरियर तोड़ के आगे बढ़ना चाहता है। ये उनके लिए भी एक संदेश है कि क्या आप फिर बाबा आदम के जमाने में स्टोन एज में चले जाना चाहते हो क्या? चलिए हमें इजाजत दीजिए, लेकिन ध्यान रखिए मनुस्मृति नहीं आनी चाहिए, फटकनी भी नहीं चाहिए आसपास, ये ध्यान रखिएगा। इजाजत दीजिए। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।